कितने भेजा यार? मैं गया तो लोग भाग जाएंगे। हम्म। फिर बच्चे भाग जाएंगे, उन्होंने कहना है नहीं सर के साथ ही। हम्म। नहीं नहीं, टीचर तो मैं अच्छा हूँ, एज अ पर्सन मैं अच्छा आदमी नहीं। बच्चों की खिंचाई होगी, बच्चों को जूते लगेंगी, सारों ने चुप करके बैठ जाना। इसीलिए बेहतर है बच्चे एंजॉय कर लें। टाइम भी नहीं है ना थोड़ा सा मेरे पास। कब जा रहा टूर? 28 को। हम्म। अच्छा जी, आ जाए जरा। आज हमने क्या पढ़ना है? वो क्वेश्चन हो गया था मुकम्मल? हम्म। अच्छा, हमने ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर भी कवर कर लिया। तो इस पे वैसे सेपरेट क्वेश्चन आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे, या आएगा। तो इसके अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक का थोड़ा सा जायजा लें, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है इसमें से। हाँ जी। और क्या नहीं पढ़ा, ताकि हम आज बाकी पोर्शन कर लें। और ये आप इसको रीड कर लें, इसको याद नहीं करना, याद अगर करेंगे तो मेरिट्स और डीमेरिट्स। जी, बाकी रीडिंग करनी होती है, समझना होता है एमसीक्यूज के लिए या सिनेरियो के लिए। तो देखें जी, किसी भी कंपनी के दो मेन सोर्सेज हैं, इक्विटी डेट, ये बताया हुआ है इसमें, ठीक है। तो नंबर 1 जो बुलेट है ये हो गया हुआ है, इक्विटी फाइनेंस की डेफिनेशन हो गई हुई है। इक्विटी फाइनेंस की फीचर्स भी मैंने करवा दी थी। टाइप्स ऑफ शेयर्स भी हो चुका हुआ है, अगर आपको याद हो। ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी हो चुका हुआ है। हाँ, ये रह गया हुआ है सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंस, ये रह गया हुआ है। यानी कोई भी कंपनी इक्विटी फाइनेंस रेस करना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंस में कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये इक्विटी फाइनेंस के सोर्सेज पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जरा। इंट्रोडक्शन वगैरह ये भी नहीं किया ना डिस्कस। जी। क्या आगे देखते हैं, बस एक पहले जायजा ले लें कि क्या किया हुआ है और क्या नहीं किया। जो नहीं किया वो करना है आज। अच्छा, डेट फाइनेंस हमने कर लिया हुआ है डेफिनेशन। डेट फाइनेंस की फीचर्स भी कर ली थी, ऐसे ही है। आप लोगों ने शायद हाईलाइट किया हो।
डेट फाइनेंस के एडवांटेजेस एंड टू द कंपनी एज वेल एज टू द, ये हमने कर लिया था, इनको याद करना होता है। ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इनको भी वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना, मेन हेडिंग जो इटैलिक की हुई है मैंने। अच्छा, उसके अलावा टाइप्स ऑफ डेट्स में लॉन्ग टर्म डेट्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। लोन नोट्स वो लिंक शेयर कर देना, सीएमए में कर दिए मैंने, क्लास पढ़ा दी है सीएमए की, वो लिंक जूम का शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। करा भी दी मैंने, मैं 1 बजे नमाज पढ़ के आ गया था। अच्छा, तो कोई सेंड किया था, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, तो लॉन्ग टर्म डेट में हमने लोन नोट्स पढ़ लिया हुआ है। लोन नोट्स टाइप्स भी पढ़ ली थी इसकी, कन्वर्टेबल, जीरो कूपन और पता नहीं क्या क्या था जी। बैंक लोन भी पढ़ लिया था जी। बैंक लोन के बाद लोन नोट्स में और बैंक लोन में क्या फर्क है, ये भी पढ़ लिया था। ये 5वें नंबर वाला भी पढ़ लिया हुआ है हमने, वैल्यूएशन ऑफ लोन नोट्स। ये आपने वैसे वो नहीं किया, क्या कहते हैं, शायद हाईलाइट ना किया हो, लेकिन मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में सिखाया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर। तो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं आप। रिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, बल्कि ये करवाया था मैंने शायद एग्जाम्पल। ये वाली आपने की थी, ऑनलाइन हुई थी क्लास। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ चुके हैं हम, कन्वर्टेबल की मार्केट वैल्यू भी। ये सवाल आपने करने हैं आई के आपके पास पेपर के, ये पुराने पास पेपर के, ठीक है, ये नहीं किए थे हमने क्लास में, ये हाईलाइट कर लो। इनके बारे में आप प्रॉब्लम पूछेंगे कल मुझे। ऑटम 2016 का क्वेश्चन है, नोट्स के पेज नंबर किस पे है, 85 पे। ये आई कैप के 2 सवाल हैं, एक अगले पेज पे भी सवाल होगा। स्प्रिंग 2020 का मिल गए 2 सवाल ये। पता नहीं अब ये हमने किया था कि नहीं किया था, ये नहीं किया हुआ। हाँ चलो, ये आगे चले। सवाल प्रैक्टिस उसकी नहीं की हुई, शॉर्ट टर्म डेट्स नहीं किया हुआ, लीसीज भी नहीं किया, ठीक है, आगे नहीं किया होगा हमने, है ना। चलो आ जाओ जरा, अभी हमने हाँ, आज हमने सबसे पहले करना है, किसी भी कंपनी के पास इक्विटी फाइनेंस के क्या सोर्सेज होते हैं। तो उनमें सबसे पहला सोर्स कंपनी के पास होता है राइट शेयर्स। क्या होता है कंपनी के पास, यानी अगर कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंस रेस करे तो उसको राइट शेयर्स इशू करने चाहिए। क्या होते हैं राइट शेयर भाईजान, मार्केट प्राइस से कम, पार से कम नहीं, मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस होती है उससे कम प्राइस पे शेयर इशू किए जाते हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। राइट शेयर्स क्या होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है, मार्केट प्राइस से कम पे इशू करती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं। इसकी वजह से राइट शेयर इशू होने के बाद ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइसेस गिरती है। राइट इशू के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइसेस क्या होती हैं, वजह क्यों गिरती है, सप्लाई भी ज्यादा होती है। दूसरा, एक 25 रुपए वाला शेयर है, जब उसके साथ 18 रुपए वाला जाके शेयर मिलेगा, कम प्राइस वाला शेयर मिलेगा, तो एवरेज होगी प्राइस तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। सस्ती चीज के साथ महंगी जब मिलेगी, दोनों की एवरेज निकलेगी, तो एवरेज प्राइस क्या निकलेगी, कम निकलेगी। उसके बाद वो कहता है हर शेयर होल्डर को जब ये शेयर दिए जाते हैं तो अंधाधुंध इशू एक खास प्रपोर्शन से किए जाते हैं।
1 for 1 का मतलब होता है जिसके पास एक पुराना शेयर है उसको एक नया राइट शेयर मिल जाएगा। 1 for 2 का मतलब होता है जिसके पास दो पुराने शेयर हैं उसके बदले एक नया मिलेगा। 1 for 4 का क्या मतलब होता है? चार एग्जिस्टिंग शेयर के बदले एक शेयर, ऐसे ही है। तो ये खास रेशियो से इशू किया जाता है और इससे पुराने शेयर होल्डर के कंट्रोल में किसी किस्म की कोई कमी, वोटिंग राइट सेम रहता है। वोटिंग राइट डिस्टर्ब, मिसाल के तौर पर कंपनी के दो शेयर होल्डर हैं, एक के पास 25 शेयर्स हैं और एक के पास 50। एक के पास 25 और एक के पास, वोटिंग राइट किसका डबल है? बी के पास ए के मुकाबले में वोटिंग राइट डबल है। अगर कंपनी 1 for 1 राइट शेयर अनाउंस करे, 1 for 1 राइट शेयर अनाउंस करे तो इसको 25 और मिल जाएंगे, इसको 50 और मिल जाएंगे, तो 50 हो गए इसके और इसके कितने हो गए? 100। तो इट मींस मिस्टर बी का वोटिंग राइट मिस्टर ए के कंपैरिजन में डबल ही है। तो राइट शेयर तादाद है, कौन क्यों ना खरीदे? जब आपको एक चीज मार्केट से सस्ती प्राइस पे मिल रही हो तो आप अक्लमंद इंसान हो तो आप लेंगे। रैशनल इन्वेस्टर सुना इकोनॉमिक्स में? रैशनल। हमारे सारी दुनिया के सब्जेक्ट ये ज्यूम करते हैं खासतौर पर बिजनेस की फील्ड के कि जो भी इन्वेस्टर है वो अक्लमंद सियाना आदमी है, गोंगलू नहीं है। रैशनल, समझदार है, उसका फायदा जहां ज्यादा होगा वो उस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है तो बहुत कम चांस है, कम हो सकता है, आप गलत नहीं कह रही, लेकिन कम चांस है कि कोई राइट शेयर ना ले। आगे चले। बोनस शेयर्स क्या होते हैं जी? बताओ भी लड़की, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? तो कंपनी को क्या फायदा होता है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देने का? डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं होता, और क्या फायदा है जी? सुन लें, असल में आप बोनस शेयर को मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके टीचर ने आपको बताया था और आपको बात पूरी नहीं पता तो अब समझ लें, आपको बात अधूरी पता है बच्चों। कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है ना तो डिविडेंड कैश में दिया जा सकता है, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दिया जा सकता है, ये तो पता सबको। अगर डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश दिया जाएगा तो इसको कहते हैं कैश डिविडेंड, और अगर डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दिया जाएगा तो उसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। बोनस इशू ये नहीं होता जो आपने कभी पढ़ा है ना कि कंपनी के पास कैश नहीं है तो कंपनी शेयर डिविडेंड के तौर पे दे दे, गलत पढ़ा है जहां भी पढ़ा है। वो स्टॉक डिविडेंड होता है। डिविडेंड की रिप्लेसमेंट में जो शेयर दिए जाते हैं ना उनको बोनस इशू नहीं कहते, उसको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाँ। अब होता क्या है, कंपनी स्टॉक डिविडेंड कैश डिविडेंड के अलावा एडिशनली भी बोनस शेयर इशू करती है, और बोनस शेयर इशू करने का जो असल मकसद है बच्चों, ये कंपनी को फायदा होता है, उसका असल मकसद है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। असल फायदा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ, लिखा होगा यहाँ पे, लिखा होगा, कहाँ लिखा हुआ है? असल इसका मकसद जो है ना बोनस शेयर्स का, वो क्या है? कैपिटलाइजेस द पार्ट ऑफ, या कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स। बोनस में कोई नया कैपिटल नहीं रेज किया जाता। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का क्या मतलब है ये समझ लें जी। एक कंपनी की बैलेंस शीट है, उसमें शेयर कैपिटल नजर आ रहा है 500 मिलियन रुपीस का, 500 मिलियन का। एक कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नजर आ रहा है कितने मिलियन का? 500 मिलियन का। उस कंपनी की बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स भी हैं, आपको पता है रिजर्व्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी है,
उस कंपनी की बैलेंस शीट में शायद वो भी हो, शेयर प्रीमियम भी हो 300 मिलियन का फॉर एग्जांपल, ये कुछ 100 मिलियन का। उस कंपनी की बैलेंस शीट में कोई जर्नल रिजर्व्स भी पड़े हों, मतलब ऑनर्स इक्विटी के अंदर। क्या बात समझ आ रही है? अब ये जो रिजर्व्स होते हैं ना, ये रिजर्व अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ हर जगह फ्रीली यूज के काबिल नहीं होते। कंपनी इस पैसे को फ्री यूज कर सकते हैं जितने मर्जी, चाहे मर्जी ना। इस पैसे को जरा ध्यान से अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ यूज किया जा सकता है, यानी इसके यूज पे कंपनी को थोड़ी सी क्या फेस करनी पड़ती हैं, रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां। वो पाबंदियां कौन लगाता है? कंपनी लॉ। अगर कंपनी के पास रिजर्व्स इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं कि कंपनी उनको परमानेंट बेसिस पे यूज करना चाह रही है और फ्रीली यूज करना चाह रही है, तो कंपनी एक ट्रिक खेलती है। वो ट्रिक क्या है? लोगों को फॉर एग्जांपल 300 मिलियन के, कितने मिलियन के? 300 मिलियन के बोनस शेयर्स इश्यू किए जाते हैं और 100 मिलियन सबसे लिया जाता है। मतलब 300 मिलियन के बोनस शेयर इशू करें तो रिटेन्ड अर्निंग में से 100 मिलियन, कितने मिलियन? 100 इसमें से, 100 इसमें से। होता यह है कि कंपनी लोगों को शेयर्स दे देती है और बैकएंड में ये जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा होता है ना, ये कहाँ ट्रांसफर कर देती है? क्योंकि बोनस शेयर की जो एंट्री होती है ना, वो ये होती है, रिजर्व्स डेबिट रिटेन्ड अर्निंग शेयर प्रीमियम जर्नल रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो एक्चुअली कंपनी पता क्या कर रही होती है? कंपनी पैसा रिजर्व में से निकाल कर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। कंपनी को इससे फायदा ये होता है कि वो पैसा जो पहले रिस्ट्रिक्टेड यूज में था, नाउ कंपनी कैन यूज इट फ्रीली। अब होगा क्या, जब बोनस शेयर इशू हो जाएंगे ना, उसके बाद जो बैलेंस शीट की फिगर्स नजर आएंगी, वो पता है क्या नजर आएंगी? मेरा ख्याल है ये शायद नजर आएगी 0, ये नजर आएगी 200 मिलियन, ये 50, और इधर इन्वेस्टर को लगेगा बल्ले 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 शेयर्स मिल गए। वो बल्ले बल्ले कंपनी अपनी कर रही है। कंपनी बैक एंड पर क्या कर रही है? वो पैसा जो कंपनी लॉ की वजह से हर जगह फ्रीली यूज नहीं हो सकता था, कंपनी ने उसको रिजर्व, लेकिन ये तब होता है जब रिजर्व बहुत इकट्ठे हो चुके हो। तो कंपनी रिजर्व में से पैसे निकालकर कैपिटल का पार्ट बना देती है। ये बोनस इशू है। अपना ही पैसा, हाँ, अपना नहीं होता कंपनी का ना, शेयर होल्डर का होता है। शेयर होल्डर का पैसा होता है जो प्रॉफिट कमाए हैं, इसमें से कंपनी ने डिविडेंड देना होता है। तो कंपनी इसको हर जगह इस्तेमाल करी जाएगी ना, तो डिविडेंड कहाँ से देगी? इसीलिए कंपनी लॉ की पाबंदियां होती हैं इसके ऊपर, ताकि लोगों का, शेयर होल्डर का डिविडेंड प्रोटेक्टेड रहे। आपको पता है कंपनी लॉ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है ताकि शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक्चुअली कंपनी लॉ डायरेक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि कंपनी चलाने वाले लोग जो हैं वो डायरेक्टर्स हैं। और कंपनी के मालिकान कौन है? जो कि कंपनी से बाहर है। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। इसी से तो ऑडिट की जरूरत पैदा होती है। नहीं समझ आई? अच्छा, समझ आ गया बोनस शेयर्स? आगे वो कहता है जब भी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करेगी तो कोई नया पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, नया पैसा नहीं आएगा, बल्कि पुराने लोगों को फ्री शेयर्स ही दिए जाएंगे। उसके बाद वो कहता है ज्यादातर कंपनी ये तब हरकत फरमाती है बोनस शेयर की जब कंपनी कैश डिविडेंड पे नहीं कर पाती। ये बात आपकी ठीक थी, ज्यादातर बोनस की हरकत तब कंपनी करती है जब वो कैश में डिविडेंड नहीं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमेशा, ऑलवेज नहीं कहा, नॉर्मली लिखा है। ज्यादातर ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा भी होगा कंपनी कैश डिविडेंड भी दे दे, बोनस शेयर भी दे दे। अब राइट शेयर में और बोनस शेयर में क्या फर्क है जवानों? राइट शेयर सब्सिडाइज्ड इशू ऑफ शेयर है, बोनस शेयर टोटली फ्री इशू ऑफ शेयर है। दोनों का मकसद भी फर्क है। राइट शेयर से कंपनी पैसा रेस करना चाह रही है फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर,
बोनस शेयर में कंपनी एक्सटर्नली कोई पैसा रेज नहीं कर रही, पड़ा हुआ पैसा रिजर्व में से निकाल के किस में ट्रांसफर कर रही है, शेयर कैपिटल में। ठीक है, समझ आ रही है। राइट शेयर में एसेट साइड पे चेंज आएगा। राइट शेयर की एंट्री होती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। राइट शेयर में बैलेंस शीट की एसेट साइड हिट होगी एंट्री से, और बोनस शेयर में बैलेंस शीट की एसेट साइड पे इंपैक्ट, सिर्फ लाइबिलिटी साइड पे इंपैक्ट आएगा। दो फर्क बता दिए इसमें। नंबर वन, राइट शेयर्स आर सब्सिडाइज्ड इशू ऑफ शेयर, बोनस शेयर्स क्या है, फ्री। नंबर दूसरा डिफरेंस, राइट शेयर में कंपनी की बैलेंस शीट की दोनों साइड इफेक्ट होंगी, एसेट और लाइबिलिटी। बोनस शेयर में बैलेंस शीट की सिर्फ लाइबिलिटी साइड इफेक्ट होगी, वो क्या, रिजर्व्स कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगा। और ठीक है, नहीं समझ आ रही, आगे चले। आईपीओ किसे कहते हैं, जब भी कोई कंपनी नए शेयर इशू करती है लोगों को, जर्नल पब्लिक को, तो उसको पब्लिक ऑफर कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कंपनी अपनी लाइफ में पहली दफा लोगों को शेयर इशू करती है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। हाँ भाई लड़की बताएं जरा आप। हाँ, किसी भी कंपनी को बनाने का प्रोसेस क्या होता है बताओ, आता है, लॉ पढ़ा है, कंपनी लॉ आपने नहीं पढ़ा जी? बताएं भाईजान, किसी भी कंपनी को बनाने की स्टेजेस कितनी होती हैं? हम्म हम्म। वो कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, वो स्टेजेस नहीं है। किसी भी कंपनी को बनाने की कितनी स्टेजेस हैं? चलो पहले यार दसो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडरशिप का पता है आपको? क्या होती है सोल ट्रेडरशिप? सिंगल पर्सन एक बिजनेस एस्टेब्लिश करता है जिसके लिए किसी कानून की जरूरत, और अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस एस्टेब्लिश करें, मैक्सिमम 20 तक, तो पाकिस्तान में पार्टनरशिप को बनाने के लिए कानून पाया जाता है। सोल ट्रेडर के लिए कोई कानून जी, पार्टनरशिप के लिए कौन सा कानून है लड़की बताओ, अब बिजनेस लॉ पढ़ा है, दसो कौन सा, आगे पूरा। हाँ ठीक है, शाबाश। पार्टनरशिप एक्ट 1932 मॉडरेट बिजनेस है। जब बिजनेस बड़ा होता है, बड़े पैमाने पे करना है, तो पैसा भी ज्यादा चाहिए। उस केस में आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं एससीसीपी से। एससीसीपी वो इदारा है जो कंपनीज को इस्टेब्लिश करता है। कंपनी का पूरा नाम होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी बहुत से लोग मिलके पैसा कंपनी को दे रहे होते हैं, ठीक है। और जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको कहा जाता है शेयर होल्डर। लेकिन वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व, नहीं तो मच्छी मंडी बन जाएगी। वो अपने में से या कुछ लोगों को एज एन एम्प्लॉय हायर करते हैं अपने बिहाफ पे, कि आप हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाएं, क्योंकि आपके पास तजर्बा है, पैसा है, और पैसा तो नहीं, तजर्बा है, एक्सपर्टीज है, मैनेजेरियल स्किल्स है, ठीक है। तो कंपनी लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें हजारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो पैसे से इदारा बनता है। कंपनी को बनाने के लिए कौन सा कानून है पाकिस्तान में? कंपनी एक्ट 2000। कंपनी एक्ट ये कहता है कि किसी भी कंपनी को बनाने की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज का नाम है प्रमोशन स्टेज। पहली स्टेज का क्या नाम है? जिसमें कंपनी को बनाने वाले लोग प्रमोटर्स आइडिया सोचते हैं कि भाई ऐसी काम की करना है, कहां तक जाना है, क्या करना है, आइडिया डेवलप करते हैं, इनिशियल स्टार्टअप लेते हैं। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? फिर वो कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। वो कागजी कार्रवाई पूरी करके एससीसीपी के पास नाम शाम सेलेक्ट करके कागज जमा कराते हैं, तो एससीसीपी कंपनी को अप्रूव कर देता है, रजिस्टर कर देता है कि जी ये ले आपकी कंपनी का ये नाम है। इस स्टेज को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। क्या बोलते हैं? जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, वैसे ही, या आई कैप जैसे आपको कागज का टुकड़ा देता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह कंपनी अप्लाई करते हैं प्रमोटर के कंपनी बनाओ, भाई जन हमें इजाजत दे दे कंपनी बनाने की, चलाने की। तो एससीसीपी में होता है रजिस्ट्रार। कौन होता है?
वो इजाजत देता है कंपनी को बनाने की, कंपनी को चलाने की भी, ठीक है। वो कंपनी का जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, ऐसे कंपनी का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे मेरे सिग्नेचर है, कंपनी की इस तरह स्टैंप होती है जिसको कॉमन सील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और पता है ये लफ्ज? नहीं पता। तो कंपनी जब बनती है तो कितनी स्टेजेस है? 3। पहली का नाम है प्रमोशन, आइडिया उडिया सोचा। दूसरी में कागजी कार्रवाई बन करके रजिस्ट्रार SCCP से अप्रूवल ले लिया। अब उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, कंपनी के 3 बेसिक डॉक्यूमेंट लाजमी है उसमें बना के जमा कराना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल, कहानी नहीं पता बच्चों को, और प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इस्तेमाल होगा पैसे इकट्ठे करने के लिए बाद में। 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। जी बच्चे, कौन बनाएगा ये? रजिस्ट्रार बनाएगा कि कंपनी के प्रमोटर्स? कंपनी के प्रमोटर लॉयर की मदद से बनवाएंगे और रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे। रजिस्ट्रार आपकी डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करने के बाद कि ये कोई 2 नंबर काम तो नहीं करने लगे, कोई फ्रॉड तो नहीं करने लगे लोगों के साथ, देन वो आपकी कंपनी को इस्टेब्लिश कर देगा। और इस्टेब्लिश करने के बाद एक कागज का टुकड़ा देगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इन। उसके बाद जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होना, पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं करना, फैमिली ओन्ड कंपनी छोटी, वो काम शुरू कर देती हैं। मैंने पैसा लगाया, मेरे अब्बू ने लगाया, मेरी बहन ने लगाया, मेरे चाचे ने, फूफे ने, ताए ने लगाया, कारोबार शुरू है, पैसा हम लोगों ने देना है। ऐसी कंपनी को कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या कहते हैं? लेकिन इसके मध्य मुकाबले एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसने काम शुरू करने के लिए उसको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। वो तीसरी स्टेज है, कमेंसमेंट स्टेज। उसके लिए पैसे की जरूरत है। जब तक पब्लिक से पैसा नहीं लोगे तब तक आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पैसा कारोबार शुरू। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कहां से मिलेगा? SCCP से। कब मिलेगा? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और पैसा इकट्ठा करने के बाद। पैसा किसे इकट्ठा करना है? लोगों को जी, जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करके उनसे पैसा इकट्ठा करना है। वो जो पहली दफा पैसा इकट्ठा करेगी कंपनी, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और पैसे 2-4 हजार रुपए इकट्ठे नहीं करने, मिनिमम बताना पड़ता है कि आपको 200 करोड़, 300 करोड़, इतने मिलियन हमें चाहिए, तब हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टर या प्रमोटर पहली दफा वाले बताते हैं। तो उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम पैसे जितने चाहिए वो पैसे इकट्ठे करो, बैंक में स्टेटमेंट दो रजिस्ट्रार को, वो देखेगा कि आपके पास वाकई इतना बैलेंस है, आपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं बैंक में, देन वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देगा। तो हमने बात की कि किसी कंपनी को बनाने के लिए 3 स्टेजेस हैं। ये वैसे ही लॉ बता रहा हूँ, पता नहीं लॉ पढ़ के आना चाहिए था, ये पढ़ना चाहिए। पढ़े कोई? पढ़े तो फिर तो पढ़ लेना चाहिए था अभी तक। आज पढ़िए क्लास। तो किसी भी कंपनी को बनाने की जो पहली, जरूरी नहीं है लॉ की किताब में ये स्टेजेस के नाम ऐसे लिखे हो। मुझे तो BCom ICom पढ़ाने की वजह से किसी दौर में मुझे ये किताबों में ICom BCom की किताब में ये नाम इस्तेमाल होते हैं। प्रमोशन स्टेज दूसरी कौन सी होती है? इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और तीसरी होती है कमेंसमेंट स्टेज। प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर्स होते हैं जो आइडिया कंसीव करते हैं और काम शुरू करते हैं कि भाई ये काम करना है, मिलते हैं लोग। लेकिन इसमें अभी आपके हाथ में कंपनी नहीं बनी, कागज का टुकड़ा कोई नहीं है। कागजी कार्रवाई करने के बाद यहां से कंपनी स्टैब्लिश होती है पहली दफा। यहाँ जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ, ये कंपनी की पैदाइशी पर्ची होती है जिसको पंजाबी में कहते हैं जमन पर्ची। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट को जमन पर्ची कहते हैं ना। बर्थ, इसके बगैर आपका अकाउंट नहीं खोलना कंपनी का बैंक में, याद रखिएगा। आपका बैंक में अकाउंट नहीं खोलना, आप अपने नाम से कोई जगह किराए पे नहीं ले सकते, आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना हो। हाँ,
प्रमोटर अपने नाम से ले सकते हैं जाती कैपेसिटी में, कंपनी के नाम से नहीं। और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड है? अल्लाह या अल्लाह। चलो लब्बो जाके अपने उस्ताद को पूछ रहा, मैंने नहीं पता, मैं नहीं बता रहा। बाजिद तसी हाँ, हाँ ठीक है। नहीं समझ आ रही। अब मैं इनको मुझे नहीं पता, आपको पता होगा लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड। वैसे कंपनी की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड समझी जाती है। कंपनी की लाइबिलिटी का मतलब उसके शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है। तो मैं हम यही कहते हैं, बाकी आपके लॉ में सर बताएंगे। इनकॉर्पोरेशन के बाद कमेंसमेंट होनी होती है, कारोबार शुरू करना है। इनकॉर्पोरेशन के बाद कौन सी कंपनी कारोबार शुरू कर सकती है? लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और वो उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक दरमियान में पैसे इकट्ठे ना किए जाएं, नोटू ना ले लिए जाएं, थबंटू। बैंक को बता में इकट्ठे करने होते हैं पैसे शेयर इशू करके, या और भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसकी जो कम बेसिक सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए उतने पैसे दिखाने हैं बैंक में जितने पैसों से आपका कारोबार, कम से कम पैसों से कारोबार शुरू होता है। तो कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद और कमेंसमेंट से पहले पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। तो पब्लिक अब आपको चाहिए होते हैं 500 मिलियन मिसाल के तौर पर। कितने मिलियन? इससे कम में आपका कारोबार शुरू नहीं हो सकता, फिजिबिलिटी बनी होती है, सब जमा होता है उसके पास, रजिस्ट्रार के पास। तो 500 मिलियन के लिए आपने शेयर ऑफर किए, लोगों से आपको जो पैसों की एप्लीकेशन आ गई या शेयर की एप्लीकेशन आ गई वो 700 मिलियन की आ गई। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? और अगर 500 ऑफर करके 500 आ जाए उसको कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। और अगर कम पैसे आए अंडर में आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, लोगों का इत्मीनाद ही नहीं है आप पे, देन क्या करेंगे बताओ भाई? पी लो पानी। नहीं वापस नहीं करते, एडे पागल थोड़ी है क्या, वापस नहीं करने। टेक्निकली स्पीकिंग नहीं करने ना, वो तो लॉ कहता है वापस करो, हमने नहीं करने, ऐसी को पागल है क्या? बताओ, लॉ ने इसका एक और तरीका भी बताया है, आपको पता होना है क्योंकि वो मैंने अभी ऊपर पढ़ना है ना, फिर आपको वो बातें आएंगी। हाँ जी दसो। इसमें थोड़ा लॉ की इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, है जी। जिसने लॉ पढ़ा होगा उसको तो ऐसे फिंगर टिप्स पे होता है ये, लेकिन ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है भाई। इसके बगैर आप कल को फॉर्म चलाएंगे तो आप उस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। हाँ जी, नहीं पता? माशाल्लाह, इसका मतलब है मुझे कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाना चाहिए। हम्म, ये नहीं पढ़ा अभी? सुन ले, आपने पढ़ा हो शायद आपके जहन में ना हो। होता है ये लाजमी होता है ये है कि लॉ एक इजाजत देता है कि जब भी आप शेयर ऑफर करें ना तो किसी बैंक, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक, किसी भी और पार्टी जो वेल्दी है बैंक टाइप, उनसे एग्रीमेंट कर ले, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट कर ले? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में वो जो पार्टी है उसको कहते हैं अंडर राइटर। वो आपसे वादा करता है कि अगर पब्लिक ने पैसे कम दिए तो हम देंगे, आपकी कंपनी बंद नहीं होने देंगे। तो आपको 500 मिलियन चाहिए, पब्लिक से कितना इकट्ठा हुआ? 400 मिलियन बैंक में आ गया, तो वो 100 मिलियन का कोई बैंक या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी वो आपसे प्रॉमिस करती है, आप उनसे बल्कि शेयर ऑफर करने के साथ ही एससीसीपी को बताते हैं कि जनाब हमने अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी किया हुआ है। एससीसीपी आप बल्कि नहीं कहेंगे, वो आपसे कहेगा जाओ लेके आओ पहले अंडर राइटर। मतलब वो अब तो वो अलाउ ही नहीं करते शेयर ऑफर करना विदाउट अंडर राइटर, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की होगी फिर सारी जाया हो जाएगी ना कंपनी बनाने से। एससीसीपी भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में कंपनियां बने, क्यों? कंपनी से बिजनेस प्रमोट हो रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, इसीलिए एससीसीपी आपको कहेगा बनाओ, डंडे के जोर पे बनाओ, चलो जाओ किसी अंडर राइटर को ढूंढ के लाओ, कोई वेल्दी कंपनी लेके आओ जिन्हें तुम पैसे दे दे। तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है। तो जर्नल पब्लिक से अगर अंडर सब्सक्रिप्शन की उम्मीद हो तो जितने पैसे पब्लिक से कम मिलते हैं वो पैसे कौन देगा?
अंडर राइटर देगा, और अंडर राइटर मुफ्त नहीं देता, अल्लाह वास्ते नहीं देना थानू, वो आपसे इसके बदले फीस लेता है, जिसे अंडर राइटिंग फीस या अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। दुनिया काट दी है। क्यों हंस रही हो? गलत बातें कर रहा हूँ मैं? गलत पढ़ा रहा हूँ? है बताओ वो। चलो वापस आ जाओ, इन्होंने नहीं पढ़ना। देखिए जी क्या है, उम्मीद है आपको ये बातें अब जरा समझ आएंगी। ये मैंने ऐसे अपने फायदे के लिए बताई है, आपके लिए नहीं बताई। ये मैंने जो बीच में पढ़नी है ना टर्म्स, फिर आप मुझे पूछेंगे ये क्या होता है, तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। हर चीज मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ताकि मैं जब दोबारा बात करूँ तो फिर कोई लंबी कहानी ना शुरू हो जाए। कहता है इनिशियल पब्लिक, इनिशियल क्यों कह रहे हैं इसको? कंपनी पहली दफा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए शेयर ऑफर कर रही है। अच्छा, अगर बाद में कभी हो ना तो उसको खाली पब्लिक ऑफर कहते हैं, इनिशियल नहीं कहते। क्या कहते हैं उसको? यानी कंपनी अपनी लाइफ में पहली दफा करे या बाद में जब भी नए लोगों को शेयर ऑफर करे, उसको पब्लिक ऑफर कहते हैं। और पब्लिक ऑफर कहता है इसमें कंपनी नए शेयर नए लोगों को इशू करती है, और अगर ये पहली दफा करे तो आईपीओ कहलाता है। इसमें शेयर की फिक्स प्राइस होती है, और ये फिक्स प्राइस कंपनी ब्रोकर की मदद से, ब्रोकर की कंसल्टेशन से तय करती है। प्राइस बहुत ज्यादा रख दोगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन का चांस है, प्राइस कम रखोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, दूसरा आपको रिक्वायर्ड पैसे नहीं मिलेंगे, एकदम ज्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे। लोग फिर समझेंगे फ्रॉड करने तो नहीं आई कंपनी, एकदम बहुत ज्यादा शेयर ऑफर नहीं किए जाते। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? कहता है इशू प्राइस जो है ना शेयर की, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इतना महंगा ना इशू कर दे कि लोग कहें नहीं यार नहीं लेना, बड़ा महंगा शेयर है। 10 रुपए वाले शेयर 15 का, 20 का, 25, 30 का, 10 वाला शेयर 450 का नहीं एकदम ऑफर करना, इतने ज्यादा प्रीमियम पे ऑफर नहीं करना। वो कहता है शेयर प्राइस ऐसी हो जो लोगों को इंसेंटिवाइज करे, यानी उनको इंसेंटिव लगे आपका शेयर खरीदने में। आगे वो क्या कहता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में वो कहता है एक्विजिशन या अंडर राइटिंग होती है इशूइंग हाउस के जरिए। इशूइंग हाउस कौन होता है? जिसने आपके शेयर की अलॉटमेंट में मदद देनी है आपको, ब्रोकर होता है। उसकी मदद से अंडर राइटिंग लाजमी है, अंडर राइटिंग को एक्विजिशन भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे अंडर राइटिंग क्या होती है, मैं बताया अंडर राइटिंग के पब्लिक से जब एप्लीकेशन से पैसे कम मिलेंगे, बाकी पैसे वो ब्रोकर अरेंज कराएगा आपके लिए, कंपनी आपकी बन जानी है। उसके अलावा वो कहता है ये जो अंडर राइटिंग है वो कोई एक बैंक भी कर सकता है, और सिंडिकेट ऑफ बैंक का मतलब होता है बैंक मिलके भी आपके साथ अंडर राइटर की सहूलत दे सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर 3 बैंक मिल जाए, वो कहे जी हम अंडर राइटर की सहूलत भी देंगे जी। नहीं, वो आपसे शेयर लेते हैं बदले में, ऑनर इक्विटी, ऑनर बनते हैं आपके। नहीं, वो आपसे शेयर भी लेते हैं भाई। देखिए 400 मिलियन आपको पब्लिक से मिला, आपने उन्हें शेयर दे दिए। 100 मिलियन जो अंडर राइटर से लिया है उसके उनको शेयर्स देने बेटा। और फीस किस चीज की देनी है? वो जो उन्होंने बुरे वक्त में आपके काम आए हैं। 100 मिलियन कंट्रीब्यूट भी तो किया है ना उन्होंने। सूद लेने की बजाय वो आपको उस पर क्या लेते हैं? फीस लेते हैं सर्विस की, कि जब आप पे बुरा वक्त आया आपको उन्होंने पैसे दे दिए ताकि आपकी कंपनी बंद ना हो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाए। आगे चले, वो कहता है आईपीओ सबसे एक्सपेंसिव रूट है, सबसे महंगा तरीका है शेयर इशू करने का। वजह, इसमें अंडर राइटर की फीस भी है, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट कराने की भी फीस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी फीसें हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर की रजिस्ट्रेशन करानी है बाद में, उसकी भी फीस है। तो इसमें जो इदारे की इशू कॉस्ट है, इशू कॉस्ट, जिस बैंक के जरिए एप्लीकेशन इकट्ठी होनी है उस बैंक ने भी सर्विस चार्जेस लेने हैं। तो इसमें जो इशू शेयर इशू करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें जो खर्चा है इशू कॉस्ट, वो बहुत, और ये तभी इस्तेमाल करना होता है जब इदारे को अच्छी खासी अमाउंट चाहिए हो, थोड़े बहुत पैसे ना चाहिए हो जी। होती है तब भी पब्लिक ऑफर होगी जी, लेकिन उसको पैसा ज्यादा चाहिए होगा ना। अब आपको पैसा ज्यादा चाहिए और मेरे फैमिली मेंबर के पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं सारी जिंदगी प्राइवेट के तौर पे चल नहीं सकता। मुझे अगर पैसा हो तो रहने दे, मुझे की लोड़ है, पब्लिक में जाने की जरूरत ही नहीं। आप जाते ही पब्लिक कब है? जब पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है और आपकी हिम्मत नहीं होती, इतना पैसा है नहीं आपके पास। समझ आ रही है?
कि नहीं, या फैमिली मेंबर में से कुछ कहते हैं हम निकलना चाह रहे हैं भाई, हम इसमें से निकलना चाह रहे हैं, बिजनेस में से हमने मार्केट में अपना बिजनेस भी तो बेचना है ना, शेयर बेचो, पैसे आएंगे हम लेके निकल जाएंगे चुप करके, ठीक है। तो इस तरह भी होता है, कुछ फैमिली मेंबर बीच में से निकलना चाह रहे होते हैं। आगे चले, प्राइवेट प्लेसिंग किसे कहते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में मैंने जानबूझ के आपसे क्या पूछा है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो आप सो जाते हैं, तो आज के लेक्चर में उम्मीद आपको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, बाद में इंग्लिश पढ़े तो कोई मसला नहीं। प्राइवेट प्लेसिंग क्या होती है, ये बिल्कुल पब्लिक ऑफर की तरह है, लेकिन ये इदारों को शेयर इशू करती है कंपनी। किसको? लोगों को नहीं, मुझे आपको नहीं, असलम अकरम नदीम काशिफ अब्दुल अजीम को नहीं, बल्कि इदारों को। मसलन एक कंपनी है, उसको पैसों की जरूरत है, तो वो स्टेट लाइफ कंपनी के, स्टेट लाइफ का पता है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान में, तो स्टेट लाइफ के पास जाते हैं कि जी हम अपने शेयर ऑफर करना चाहते हैं, हमने टोटल 500 मिलियन शेयर ऑफर करने हैं पब्लिक को, लेकिन उससे पहले हम 300 मिलियन के इदारों को शेयर इशू करना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं? एक एक डोर पे जाएंगे, एक एक कंपनी के डोर पे जाएंगे, लेकिन वो कंपनी के जूनियर स्टाफ मेंबर, वो जाके कहेंगे जी हमने 300 मिलियन की प्लेसिंग करनी है। तो जब लफ्ज प्लेसिंग बोलते हैं ना, वो उसका मतलब स्टेट लाइफ को भी पता है कि ये इदारों को शेयर इशू करने आए हैं, तो वो कहते हैं जी हमने 300 मिलियन के करने, आप बताएं कितने लेंगे, तो वो जो स्टेट लाइफ वाले हैं वो कहते हैं हम तो सिर्फ 5 मिलियन के लेंगे, हम इससे ज्यादा इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो उनको 5 मिलियन पैसे लेके शेयर उसी वक्त अलॉट हो जाएंगे। ऐसी इशू ऑफ शेयर जो कंपनी जर्नल पब्लिक को अनाउंस करने से पहले या बाद में भी कई दफा इदारों को शेयर ऑफर करे और उनसे पैसे ले, इसको बोलते हैं प्लेसिंग। प्राइवेट का मतलब होता है पब्लिक अनाउंसमेंट कोई नहीं होती, डोर टू डोर जाकर आपके बंदे ने उनको बताना है और उन्होंने इंटरेस्ट शो करना है। तमाम जो पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तमाम बैंक्स, तमाम म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की कौमी बचत के इदारे, इन इदारों में आपका बंदा जाएगा और उनको कन्विंस करेगा कि हमारी कंपनी में पैसे लगाएं, हम आपको शेयर ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसिंग। प्लेसिंग की खूबी ये होती है कि इस प्लेसिंग में 2 4 5 6 इदारे जो होते हैं ना, वो आपके 300 मिलियन के शेयर ले लेने हैं। उन्होंने थोड़े थोड़े शेयर नहीं लेते, वो लेते भी बहुत ज्यादा है। मतलब नेशनल बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको 300 मिलियन के करने हैं, 150 मिलियन के तो मुझे ही दे दे, 150 मिलियन के तो मुझे ही दे दे, लेकिन प्राइस थोड़ी सी क्या करें, कम करें। कंपनी मान जाती है इस तरह, वो कंपनी की मर्जी होती है, ठीक है। तो वो इसका मतलब है आपके 300 में से 150 मिलियन नेशनल बैंक ने ही ले लिए, तो बाकी 150 रह गए। बात समझ आ रही है? व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अदर कंपनीज को शेयर इशू किए जाएंगे तो वो प्लेसिंग कहलाएगा। नहीं समझ आ रही? सुन ले, हमारी कंपनी का नाम है अब्दुल अजीम एंड कंपनी, वो नेशनल बैंक को शेयर इशू करने जा रही है, तो नेशनल बैंक इज इन्वेस्टर, नेशनल बैंक इज द शेयर होल्डर, लेकिन शेयर हमारे अब्दुल अजीम एंड कंपनी वाले शेयर है, जो बिल्ले किसको हैं, नेशनल बैंक की कस्टडी में होंगे, नेशनल बैंक ने रखे होंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उनका मालिक है। समझ आ रही है? उसको उस पर डिविडेंड भी देंगे हम कल को, बिल्कुल एज अ शेयर होल्डर। यानी कंपनी के शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं बेटा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और दूसरे कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अदर कंपनीज। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में हम लोग, आप लोग हैं, इनको शेयर ऑफर करती है कंपनी तो पब्लिक ऑफर है, इदारों को शेयर ऑफर करती है तो उसको क्या कहते हैं, प्लेसिंग या प्राइवेट प्लेसिंग, ठीक है। प्राइवेट प्लेसिंग में कंपनी का रिस्क कम होता है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होता इसमें, और इसमें जो इशू की कॉस्ट है वो भी क्या होती है। प्लेसिंग तब सूटेबल है जब कंपनी ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ शेयर इशू, थोड़ा वॉल्यूम ऑफ शेयर इशू करना हो तब प्लेसिंग पॉसिबल है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम इशू करना है तो फिर पब्लिक ऑफर पे ही जाती है कंपनी, ठीक है। और इसमें कंपनी की इशू कॉस्ट कम क्यों होती है, कंपनी को एडवर्टीजमेंट कोई नहीं करनी, मार्केटिंग कोई नहीं करनी जो आईपीओ में करनी पड़ती है, अंडर राइटिंग कोई नहीं करनी। आगे उसके अलावा वो कहता है, ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, ये को पढ़ के मुझे समझाए, चौथा वाला, नहीं 1 2 3, हाँ चौथा पॉइंट, इसको जरा पढ़ो और समझ आती है आपको ये बात, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। पढ़ो और बताओ, ये कॉमन सेंस बेस्ड है।
इसका ताल्लुक लॉ से नहीं है। पढ़ा समझ आ गई है? हाँ आगे भी लिखा हुआ है ना, दो बातें इसमें, दो बातें की हैं बिल्कुल। प्लेसिंग के केस में आपके मेजर क्वांटिटी ऑफ द शेयर थोड़े दो तीन लोग ही परचेज कर लेते हैं, और जिन इदारों को आपने शेयर इशू किए हैं ना, जिनको प्लेसिंग किया है, वो हर रोज शेयर खरीदते बेचते नहीं है। इसीलिए आपके फॉर एग्जांपल 200 या 300 मिलियन शेयर स्टॉक एक्सचेंज में इशूड तो होते हैं, लेकिन वो रोज खरीदो फरोख्त, तो उतने शेयर की मार्केट में ट्रेड कम हो जाती है, उनकी लिक्विडिटी क्या हो जाती है, सेल परचेज खत्म। जो शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं वो रोज खरीदे और बेचे जाते हैं। कभी मैंने खरीद लिया, कभी आपने खरीद लिया, कभी इन्होंने खरीद लिया, कभी किसी ने बेच दिया, हर वक्त खरीदो फरोख्त चल रही होती है कंपनी के शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन जो शेयर प्लेसिंग के तहत इशू हुए होते हैं ना, उनकी खरीदो फरोख्त इतनी फ्रीक्वेंट होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होते हैं ना शेयर, तो वो जब बेचते हैं तो बेचते भी बड़ा वॉल्यूम है, और जब वो खरीदते हैं तो फिर खरीदते भी बड़ा वॉल्यूम है। इसीलिए उन शेयर्स को वो नॉर्मली रखने की नियत से लेते हैं कि हम इस पर डिविडेंड खाएंगे। क्या खाएंगे? वो इस नियत से नहीं लेते कि रोज खरीदेंगे रोज बेचेंगे। ऑर्डिनरी की बात हो रही है, ये सारी बात हो ही ऑर्डिनरी की रही है, प्रेफरेंस का कोई जिक्र नहीं। ये सारी गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, ये कौन से शेयर्स की हो रही है बच्चों? प्रेफरेंस की कोई बात नहीं मैं डिस्कस कर रहा। प्रेफरेंस ना होने के बराबर है, बस होते ही नहीं, ना होने के बराबर। ठीक है बच्चों, चलें आगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि प्लेसिंग के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं वो तादाद वाइज कम होते हैं, और वो रोज खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे होते, इसीलिए उन शेयर्स की लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी कम हो जाती है। उसके अलावा बाज ममालिक में ये पाबंदी होती है कि प्लेसिंग खास अमाउंट से ज्यादा की नहीं की जा सकती, तो इसीलिए आपके मुल्क में अगर कोई पाबंदी है तो उसके मुताबिक ही होगी। यानी वो इसकी खूबी बता रहा है कि प्लेसिंग अनलिमिटेड अमाउंट की, कई ममालिक में कंपनी लॉ पाबंदी लगाता है कि प्लेसिंग इतनी अमाउंट से ज्यादा की नहीं हो सकती, जनरल पब्लिक को जितने मर्जी करो। आगे चले, इंट्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके 25% से ज्यादा शेयर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के पास है, वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? तो जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होती है और अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराती है, समझ आ रही है? प्राइवेट से पब्लिक में, और पब्लिक में भी कौन सी, एक पब्लिक में दो तरह की होती है, लॉन्ग लिस्टेड और एक होती है, तो अपने आप को जब लिस्टिंग कराती है ना स्टॉक एक्सचेंज में, अल्टीमेट बात है लिस्टिंग। जब भी कोई छोटी कंपनी अपने आप को पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएगी तो उसको क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है यू आर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट फर्स्ट टाइम। अब इसके कुछ फायदे भी होंगे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के, और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग ना कराने के कुछ क्या होंगे, नुकसान। ठीक है जी, सॉरी। हाँ लेकिन अगर किसी कंपनी के पहले से 25% शेयर होना फिर जरूरी नहीं होता। ठीक है, 25% शेयर जितने हैं ना उसके, वो पहले ही लोगों के पास है, फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के पास, फिर नहीं जरूरी। अच्छा वो कहता है, लिखा हुआ है यहाँ पे एटलीस्ट 25%। इंट्रोडक्शन से कंपनी के शेयर की मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है आसानी से, इजीली शेयर को खरीदा जा सकता है, इजी टू सेल एंड बाय। मैं आपको बेच दूं, आप मुझे बेच दें, इजी टू बाय और सेल, इसको कहते हैं मार्केटेबिलिटी। दूसरा फायदा क्या होता है? मुस्तकबिल में जब भी कंपनी ने पैसा लेना है, कंपनी के पास हर ऑप्शन ओपन है। जो प्राइवेट लिमिटेड या नॉन लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन लिस्टेड कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर, तो आपके पास मुस्तकबिल में पैसा लेने के लिए जो कैपिटल बेस है वो बढ़ जाती है, इन्वेस्टर बेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा लोग हैं, लार्ज पूल होता है आपके पास। नहीं समझ आ रही? लार्ज पूल मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम लोगों से पैसा ले सकती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसको मर्जी शेयर इशू करे पैसा ले सकती है। जी रिश्तेदारों में, हाँ
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आप पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहे हैं और इशू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आप कोई नए शेयर इशू कर ही नहीं रहे, सिर्फ अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रहे हैं। शेयर पहले से इशूड है 25% या उससे ज्यादा। समझ आ रही है? उसमें पैसा आना है, इसमें पैसा कोई नहीं आना इंट्रोडक्शन में। इसमें तो सिर्फ आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। इंट्रोडक्शन में कोई नया पैसा नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, नो न्यू शेयर्स आर मेड अवेलेबल टू द मार्केट, ये लिखा हुआ। अच्छा, आगे मैं क्या बात करने लगा था, अब मेरे जेहन से निकल गया जी। अच्छा, वो कहता है डिफरेंट सोर्सेज में क्या कंपैरिजन है, सबसे चीपर सोर्स कौन सा पैसा लेने का, जिसमें इशू कॉस्ट कम हो, वो प्लेसिंग है। लेकिन इसमें पैसे की ह्यूज अमाउंट आप रेस नहीं कर सकते। अगर आपको ह्यूज अमाउंट रेस करनी है तो किस पे जाएं? हाँ जी, ह्यूज अमाउंट चाहिए तो पब्लिक ऑफर पे जाएं। उसके अलावा प्लेसिंग जल्दी पैसा लेने का तरीका है, क्विकर वे है, जल्दी पैसा मिल सकता है। पब्लिक ऑफर में फॉर्मेलिटीज लॉ की बहुत ज्यादा है, कानूनी कार्रवाई बहुत ज्यादा है। उसके अलावा प्लेसिंग के केस में आपको लोगों को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ज्यादा करने की जरूरत, लेकिन पब्लिक ऑफर के केस में आपको अपना प्रॉस्पेक्टस छपवाना है और उसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन और सबज बाग दिखाने हैं, तब लोगों ने पैसा देने, अदरवाइज लोगों ने पैसा नहीं देना। ठीक है, समझ आ रही है? और उसके बाद वो कहता है जी फर्दर, हाँ वो वही बात उसने किया है। प्लेसिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, क्योंकि वो स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हैं इंस्टीट्यूशनल, वो उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं। आपके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती पब्लिक में, ये इसका प्रॉब्लम है। प्लेसिंग का प्रॉब्लम बता रहा है कि प्लेसिंग में शेयर ट्रेडिंग से बाहर चले जाते हैं। जितने शेयर आपने प्लेसिंग पे इशू किए उतने शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं होती। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लीजिंग पहले, फिर शॉर्ट टर्म पे आएंगे जी। लीजिंग, और लीजिंग का तो पता है आपको क्या होती है जी। कितनी तरह की लीज होती है? हाँ जी, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग और, क्या फर्क है ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में, बताओ भी लड़की। पहले मुझे बताओ रिस्क एंड रिवॉर्ड, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, फिर आएंगे नोट्स पे देखते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड बताओ, मैं पूछ ही जाता हूँ, तुम बताई जाओ। किसके पास होते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में? है एक होता है लीज, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक को कहते हैं लेसर, एक को कहते हैं लेसी। तो लीज इज द बोरिंग ऑफ अल्टीमेट एसेट जो आपको चाहिए। लीज बोरिंग ऑफ द एसेट है। कर्जा बोरो करने की बजाय आप क्या बोरो कर लेते हैं? वो एसेट बोरो कर लेते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीज की डेफिनेशन क्लियर कर लें। हमारे लिए लीज से मुराद है बोरिंग ऑफ द रिक्वायर्ड एसेट, जो आपको प्लांट मशीन गाड़ी ये वो चाहिए। तो लीज में जी बताओ, और नोट्स बंद करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास होता है? नहीं, पहले मुझे बताओ, अंडर द लीज अरेंजमेंट हु इज द ऑनर ऑफ एसेट? गलत, गलत। किसी केस में भी लेसी ऑनर नहीं होता पहले दिन से। असल में जो ऑनर है वो लेसर होता है। लेसर अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन दे तो लीज टर्म के एंड होने पर लेसी कैन बिकम ऑनर। काउंटिंग सीधी पद्धति करो बेटी, पहले दिन से लेसी ऑनर नहीं होता। लेसर इज द ऑनर ऑफ ए अल्टीमेट ऑनर, या इनिशियली ऑनर लेसर होता है। ठीक है, लीज में ऑनर वो हमारे नहीं है, हमारे उसमें नहीं है स्कोप में। वो तो वाकई बहुत ज्यादा है काम, अब हमारे लिए तो बस वो बेसिक पुरानी बातें छोटी मोटी आनी चाहिए। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास होता है, ये बात ठीक है। अंडर द फाइनेंस लीज लेसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिपेयर मेंटेनेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, और अंडर द ऑपरेटिंग लीज लेसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क एंड रिवॉर्ड। कैंसिलेशन बताओ भाई, कौन सी कैंसिल हो सकती है कौन सी नहीं, लड़की कौन सी कैंसिल हो सकती है? अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताओ कि
हाँ, ऑपरेटिंग लीज किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती है, फाइनेंस लीज कैंसिल नहीं हो सकती। बार्गेन परचेज ऑप्शन किस में होती है? बेटा बार्गेन परचेज ऑप्शन होती है तो वो आपका होता है, इसीलिए फाइनेंस लीज में बार्गेन परचेज ऑप्शन होती है, ऑपरेटिंग लीज में कभी बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, आप पता नहीं रिपोर्टिंग में शायद हो, लेकिन हमारे केस में फाइनेंस लीज ऑप्शन में होती है, फाइनेंस लीज में ही होती है बार्गेन परचेज ऑप्शन, ऑपरेटिंग में नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा कौन सी शॉर्ट टर्म है, कौन सी लॉन्ग टर्म है? एसेट की मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए एसेट लेते हैं वो फाइनेंस लीज है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑपरेटिंग। ठीक है, देखें जी, लीज टर्म पहला पॉइंट, डिफरेंस का पहला, ये आपको रट्टा लगाना है, असल में ये काम की चीज है, बाकी तो सब कुछ वही है। IFRS 16 लीज को बताता है, लेकिन हमें IFRS नहीं चाहिए। चलो भाई जवानो, पहला ये पेज नंबर मेरे पास है 91 पेज पर आ जाओ। आपको मेन ये याद रखना है, बाकी तो ऊपर रीडिंग है बस थोड़ा सा जी। पहला लीज टर्म, फाइनेंस लीज में एसेट को उसकी मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए हम ले रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म है। ऑपरेटिंग लीज में एज कंपेयर टू लाइफ हम उसका मेजर पोर्शन यूज एसेट को लीज पे एक्वायर नहीं करें। अगर एसेट की लाइफ 10 साल है तो शायद हम 4 साल के लिए ले रहे हो, 3 साल के लिए ले रहे हो, लेकिन फाइनेंस लीज में अगर एसेट की लाइफ 10 साल है तो शायद हम 7 साल के लिए ले रहे हो, 8 साल के लिए ले रहे हो। मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए आप एसेट को लीज पे एक्वायर करें तो वो फाइनेंस लीज है, माइनर लाइफ के पोर्शन के लिए एक्वायर करें तो वो कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग। उसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड, फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड विल बी बोर्न बाय लेसी, और दूसरे केस में कौन रिस्क एंड रिवॉर्ड बियर करेगा? लेसर। इंश्योरेंस कौन कराएगा? अंडर द फाइनेंस लीज लेसी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें कौन कराएगा? लेसर। एसेट को मेंटेन कौन करेगा? अंडर द फाइनेंस लीज लेसी, अंडर ऑपरेटिंग लीज लेसर। उसके बाद ऑनरशिप, लीज टर्म के एंड होने पर, एंड ऑफ लीज टर्म पर एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है टुवर्ड्स लेसी, बट देयर मस्ट बी बार्गेन परचेज, और होती है फाइनेंस लीज में लाजमी। तो अंडर ऑपरेटिंग लीज बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होती तो एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, लीज टर्म क्या होता है? एक होता है प्राइमरी लीज पीरियड, सुना ये लफ्ज प्राइमरी लीज पीरियड, और सबसीक्वेंट लीज पीरियड, नहीं पता आपको शायद। प्राइमरी लीज टर्म, तो अगर एसेट आपने लिया है और 10 साल उसकी लाइफ है, 7 साल के लिए लीज पे लिया है, तो वो जो आपका 7 साल खत्म होंगे उसके एंड पे बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी कि रिमेनिंग 3 साल के लिए ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है कि नहीं होनी। ठीक है, अगर रिमेनिंग 3 साल के लिए बार्गेन परचेज ऑप्शन है तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं है तो वो फिर ऑपरेटिंग लीज है। समझ आ रही है आपको? तो ये आपके डिफरेंसेस हैं, 5 के करीब है हमारी किताब में। IS के मुताबिक नहीं हम पढ़े, हमारे अपने ये शायद आपके अकाउंटिंग से शायद कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन है नहीं पढ़ा था, फिर पूरी बात नहीं पढ़ी है ये। और भी डिफरेंस हैं, कोई 11-12 हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जितने किताब में दिए थे मैंने उतने ही दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद टैक्स का भी इम्पैक्ट होता है, कौन डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग क्लेम कर सकता है, तो ये सारा। उसके अलावा पूरा लीज रेंटल लिखना है कि उसका इंटरेस्ट पोर्शन लिखना है एज एन एक्सपेंस, ये सारा कुछ है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। आगे चले, लीज के बाद आखिरी चीज जो है वो शॉर्ट टर्म डेट है, ये आप घर से कल पढ़ के आएंगे बस। शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस घर से पढ़ के आएंगे कल, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, लड़के और लड़कियां सब बच्चे शॉर्ट टर्म डेट घर से कल पढ़ के हैं, रट्टा नहीं लगा के आना। बस मैं ये पूछूंगा टी बिल्स क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, मुझे बताओ। मुझे ये बताओ कि इसमें ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, मेरा ख्याल है ट्रेड क्रेडिट है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट में और बैंक लोन में क्या फर्क है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का पता है आपको? आपने जितने पैसे बैंक में अपने करंट अकाउंट में जमा कराए होते हैं ना, उससे ज्यादा पैसे निकलवाने की इजाजत कंपनी को बैंक दे देता है। ये जो ऊपर वाले पैसे आपको बैंक दे रहा है, ये किस्म का उधार है, ओवरड्राफ्ट, और इसमें सूद भी देना पड़ता है दिनों के हिसाब से।
और सूद तब देना पड़ेगा जब आप पैसे एक्स्ट्रा निकलवाएंगे, नहीं निकलवाते तो आपको सूद नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बैंक लोन में उल्टा है। बैंक लोन में अगर आपको बैंक ने, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से 6 माह के लिए लोन लिया है, पैसे बैंक में पड़े हुए अकाउंट में, 1 रुपया भी इस्तेमाल ना करें, तब भी पूरी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये फर्क है बैंक ओवरड्राफ्ट में और एक आम बैंक लोन के इंटरेस्ट में, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? पैसे उधार लेने की बजाय आप किसी सप्लायर से चीजें उधार ले लेते हैं। जब आप उधार पे क्रेडिट पे चीजें परचेज करते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड क्रेडिट। समझ आ रही है? उसके बाद और क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। बैंक लोगों से कर्जा लेता है और उनको कहता है आप हमें असल में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, ये ले उसके सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक लोगों से लोन लेता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करके। टी बिल्स, गवर्नमेंट कर्जा लेती है पब्लिक से। कौन कर्जा ले रहा है? गवर्नमेंट कर्जा लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो कागज के टुकड़े इशू करती है उसको बोलते हैं टी बिल्स। तो कल इस पे हम बात करेंगे और आगे ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर खत्म कर देंगे। बस मेरा ख्याल है सफाई 2-3 रह गए हैं जी। और इस्लामिक फाइनेंस भी पढ़ेंगे कल, ठीक है। अभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर खत्म नहीं हुआ। होमवर्क में आपने रीड ही करके आना है बस। और वो क्वेश्चन जो है वो क्या नाम है, कौन से क्वेश्चन आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कोई दिए थे? हाँ, वो पेज जो है ना वो मैंने देना है, वो मुझे ना आप याद नहीं कराते। आप भी ऐसे हैं जाते हैं यहाँ से उसके बाद याद नहीं कराते। को मैसेज 2-4 फड़काओ ग्रुप में। ग्रुप नहीं है आपका कोई? तो ग्रुप में मैसेज करो ना सर, पेज पे 2-4 दफा करें, मुझे मैसेज आएगा तो ऑब्लिगेशन होगी। मैं जब अगली क्लास पढ़ाता हूँ उसके बाद भूल जाता हूँ आपसे क्या बातें की हैं मैंने। आज ज्यादा नहीं पढ़ाया, आज ज्यादा नहीं पढ़ाया, कल भी इतना ही है, थोड़ा सा है। अच्छा।